यूपी के गोरखपुर से बड़ा मामला सामने आ गया है। पशु तस्करों ने नीट के एक छात्र की हत्या कर दी है। पशु तस्करों ने छात्र के मुंह में गोली मार दी। आपको बता दें, पशु चोरी का विरोध करने पर तस्करों ने मारा है। छात्र को अगवा करके गोली मारी गई। शव को गांव से 4 किलोमीटर दूर ले जाकर फेंक दिया गया। बहुत बेरहमी से मारा गया है, हत्या की गई है। गोरखपुर का यह मामला, पिपराइच में तनाव बना हुआ है। भारी पुलिस बल भी तैनात बताई जा रही। 4 किलोमीटर दूर हत्या करके शव को फेंका है जाकर। नीट छात्र की बेरहमी से हत्या कर दी गई। गोरखपुर में पशु तस्करों ने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया। छात्र के मुंह में गोली मारी गई। और इस वक्त गोरखपुर में जगह जगह पुलिस तैनात है ताकि माहौल ना खराब हो। पशु चोरी का विरोध करने पर यह एक्शन लिया गया है। इस छात्र ने पशु चोरी का विरोध किया था, उसके बाद यह एक्शन लिया गया है। बेरहमी से हत्या कर दी गई और हंगामा भी अब हो रहा है इस इलाके में। पिपराइच जगह है जहां पर हंगामा हो रहा है। गोरखपुर में गांव वालों के साथ पुलिस की झड़प भी हुई है, जो जानकारी मिल रही है। पुलिस शांत कराने की कोशिश कर रही है मामले को। पूरा प्रशासन, पूरा अमला लगा हुआ है मामले को शांत कराने के लिए। 4 थानों की पुलिस, पीएसी मौके पर मौजूद है, जो जानकारी इस वक्त मिल रही है। और 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। बहुत ही बेरहमी से मारा गया एक छात्र को जो नीट की तैयारी कर रहा था। गोली मारकर हत्या कर दी गई और फिर शव को इस तरह फेंक दिया गया, निर्वस्त्र करके फेंका गया है। और उसके बाद पशु तस्करों का, दरअसल ये छात्र विरोध कर रहा था, इस तस्करी का विरोध कर रहा था और इसी विरोध में हत्या कर दी गई। और आपको बता दें, नाराज ग्रामीणों ने पशु तस्करों की एक गाड़ी पकड़ी है। पशु तस्करों में शामिल डीसीएम गाड़ी को आग लगाई। ग्रामीणों ने एक पशु तस्कर को पकड़कर पिटाई भी की है। तनाव को देखते हुए गांव में आपको बता दें, भारी पुलिस बल इस वक्त तैनात है। अभिजीत और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। अभिजीत, बहुत बड़ा मामला है। एक छात्र ने पशु तस्करी का विरोध किया और उसको मौत के घाट उतार दिया, और वो भी बहुत ही बेरहमी से हत्या की गई। अभी क्या इस वक्त माहौल है, पुलिस क्या कह रही है? जी, मौजूदा स्थिति की अगर बात करें तो तमाम ग्रामीण और परिजनों जो है वो सड़क जाम करके इस वक्त विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और पुलिस महकमा, जिलाधिकारी, तमाम आला अधिकारी जो है इस वक्त मौके पर है। परिजनों को और स्थानीय ग्रामीणों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसमें एक गिरफ्तारी भी कह सकते हैं कि हो गई है, क्योंकि एक अपराधी को गांव वालों ने ही पकड़ा था। उसको, उसके साथ मार पिटाई भी हुई थी और उसके बाद उसको पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने बहुत मुश्किल से उसको छुड़ाकर अपने हिरासत में लिया है, तो उससे पूछताछ भी जारी, लेकिन अभी वो कुछ बताने की स्थिति में नहीं बताया जा रहा है। कुल मिलाकर जो प्रशासन की तरफ से यही कहा जा रहा है कि तमाम मांगे जो है परिजनों की वो मांगी गई है। अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन उसके बावजूद जो ग्रामीण है उनके अंदर आक्रोश है, क्योंकि एक युवा जो कि पढ़ाई कर रहा था, छात्र था, नीट की तैयारी कर रहा था, उसकी इस तरीके से हत्या हुई है। और वो इन गौ तस्करों के पीछे भागा था उनको पकड़ने के लिए, लेकिन वो संख्या में ज्यादा थे, तो कुछ दूरी पर जाने के बाद उसको अकेले पाकर इन गौ तस्करों ने पकड़ लिया और अपनी गाड़ी में बिठा लिया। और कुछ दूरी पर ले जाकर निर्ममता से जिस तरीके से हत्या की गई है, हत्या करने के तरीके को देखकर भी आक्रोश जो है वो भड़कने वाली बात है, क्योंकि बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक पे गोली मारी। अभिजीत, नजर बना के रखिए। फिलहाल आगे मैं आऊंगी आपके पास। तनाव को देखते हुए अभी भारी पुलिस बल तैनात है। एक और बड़ी बात यह है कि परिजनों का गोरखपुर पिपराइच रोड पर जाम सामने आया है, जैसा कि अभिजीत भी जिक्र कर रहे थे। 4 थानों की जो पुलिस फोर्स है वो इस वक्त तैनात है। पीएसी की टीम भी तैनात है, पैरामिलिट्री फोर्स भी, ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। अधिकारी परिजनों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और पुलिस क्या कह रही है इस मामले में, आपको सुनवाते हैं। जो प्रथम दृष्टया देख करके बॉडी को समझ में आ रहा है, सर के पीछे उसके चोट लगी है सड़क पे गिरने से, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में परिवार से बात हुई है। परिवार के द्वारा जो तहरीर दी गई है उसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर बॉडी का पंचायतनामा व पीएम की कार्रवाई की जा रही है। पीएम में जो भी आगे चीज़ आएगी आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा। कुछ लोगों के द्वारा इसमें चलाया गया था कि फायर आर्म इंजरी है। अभी तक प्रथम दृष्टया बॉडी को मेरे द्वारा भी देखा गया, चोटों को देखा गया, उसमें कोई फायर आर्म इंजरी अभी सामने नहीं आई है। और हम लोग इसमें जो भी पीएम रिपोर्ट आएगी उसमें जो भी तथ्य आएंगे आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जो भी हमारे अभियुक्त थे जो कि इसमें आ रहे थे, उन सब की पहचान करके उन सब के लिए हमारी 5 टीमें इस समय लगी हुई हैं। उनके जहाँ जहाँ के वो रहने वाले थे उन क्षेत्रों में हमारे द्वारा टीमों को भेज दिया गया। देहरादून के सहस्त्रधारा में बादल फटा है। बादल फटने से भीषण तबाही मच गई। 2 लोगों के लापता होने की सूचना भी मिली है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में इस वक्त जुटी हुई है। होटल और रिजॉर्ट को भी काफी नुकसान पहुंच गया है।
तो एक बार फिर से बादल फाड़ तबाही देखने को मिल रही है। 10 अपडेट अभी तक क्या मिल रहे हैं देहरादून से, सहस्त्रधारा से आपको हम बताने जा रहे हैं। देहरादून के सहस्त्रधारा में बादल फटा और नदियों में पानी आ गया, जल स्तर बढ़ गया और सड़कें, रिहायशी इलाकों में पानी आ गया। आपको बताते हैं कि रिजॉर्ट्स जगह जगह बने हुए हैं, यहाँ भी पानी में रिजॉर्ट्स बहते हुए दिख रहे हैं। सलोना मार्ग पूरी तरह क्षतिग्रस्त बताया जा रहा है। डोईवाला के लाल टप्पड़ में पुल बह गया। डीएम ने कमान संभाली है, रेस्क्यू की जिम्मेदारी ली गई है। जिला प्रशासन, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ भी रेस्क्यू में जुटी है। सीएम ने प्रभावित इलाकों का जायजा भी लिया है। टपकेश्वर मंदिर जो मशहूर है देहरादून का, ये भी पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। और आइए अब एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। देहरादून में 5 लोग नदी में बह गए और ट्रैक्टर ट्रॉली में दरअसल ये 5 लोग सवार थे और बहते बहाव की वजह से अचानक से ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई और ये भी सब बहते हुए चले जा रहे हैं। नदी में रेत लेने गए थे मजदूर, नदी किनारे रेत लेने गए थे मजदूर और ये सब बह गए। बादल फटने से नदी में उफान आया हुआ है। तो आप देख रहे हैं ये ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार हैं, किनारे पर खड़े हुए थे लेकिन बहाव इतना ज़्यादा था कि नदी के बीचों बीच आ गए और देखते ही देखते ये ट्रैक्टर ट्रॉली बहती हुई जा रही है। और ये आफत की बारिश है, लगातार आप तस्वीरें देख रहे हैं, बहुत भयानक तस्वीरें हैं जो सामने आई हैं। ये सभी मजदूर बह गए। एक और तस्वीर दिखाते हैं। देहरादून के चंद्रभागा नदी में कई वाहन फंस गए। बादल फटने से सैलाब के बीच कई लोग फंस गए। हाईवे तक आया नदी का पानी और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। ये देखिए कई सारी गाड़ियां एक साथ फंस चुकी हैं। ट्रक आप देख रहे हैं कैसे उलट पलट गए हैं। पानी का बहाव भी बहुत ज़्यादा तेज़ है। लोग अपनी सिर्फ जान बचाने में जुटे हुए हैं। देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें भी सामने आई। और इस बीच आपको बता दें एक और तस्वीर, भारी बारिश से देहरादून में पुल भी बह गया। उत्तराखंड डेंटल कॉलेज और फन वैली के बीच एक पुल था, ये भी बह गया है पूरा। देहरादून हरिद्वार नेशनल हाईवे को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। ये सड़क है लेकिन सड़क के देखिए कैसे पानी बह रहा है और पूरी सड़क ही कट गई है। ऐसा लग रहा है कोई वाटरफॉल का नज़ारा हो, लेकिन ये सड़क है हाईवे की और पानी देखिए कितना तेज है, पानी का बहाव। ये देहरादून और हरिद्वार का नेशनल हाईवे था जिसकी तस्वीरें आप देख रहे थे। एक और तस्वीर डोईवाला में भारी बारिश से हाहाकार मचा है। डोईवाला के लाल टप्पड़ में एक पुल डूब गया पूरा। हाईवे का पुल जाखन नदी की बाढ़ में डूब गया है। नदियों में बाढ़ आने से लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। देखिए ये पुल है, हम एरो के सहारे आपको दिखा रहे हैं, ये पूरा टूट गया है, क्षतिग्रस्त हो गया। और आइए अब आपको 4 तस्वीरें एक साथ दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर देहरादून के पास नदी की है जहां ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर नदी में रेत निकालने गए 4 से 5 मजदूर कैसे फंस गए और पूरी ट्रैक्टर ट्रॉली ही पलट गई। ये तस्वीर आपने देखी जहां पर मजदूर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन सारी कोशिशें विफल हैं, बेअसर हैं। ये बहुत ही भयानक तस्वीरें सामने आई। सारे मजदूर बह गए जो कि रेत लेने गए थे। और आपको इस बीच चंद्रभागा नदी के सैलाब की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं। जहाँ तहाँ गाड़ियाँ आप देख रहे हैं किस तरह से गाड़ियाँ भी डूबती हुई, आधे से ज़्यादा डूबी हुई हैं और कैसे ट्रक भी पलटे हुए, आधे पलटे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये भी लोगों की मुसीबत ज़रूर बढ़ा रही है। और उत्तराखंड के डेंटल कॉलेज के पास जो एक पुल है वो भी बह गया है। ये पूरा हाईवे का रास्ता जो कि कट गया है और कटने के बाद पानी का बहाव देखिए कितना ज़्यादा तेज़ है। ये पुल भी पूरी तरह से बह गया। ये हाईवे का रास्ता था जो आपने देखा और ये पानी कैसे आ रहा है हाईवे के रास्ते में।
बहुत ही खतरनाक तस्वीरें। और ये तस्वीर देखिए, डोईवाला की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तप्पड़ में पुल बह गया है और ये पुल का हिस्सा जो बह गया है पानी के तेज बहाव में पूरा समा गया पानी के अंदर। और ये तस्वीरें, खतरनाक तस्वीरें सामने आई हैं जो कि बता रही हैं कि हालात खराब हैं देहरादून में। और एक एक करके जो तस्वीरें पानी के बहाव की, तेज बहाव की तस्वीरें सामने आ रही हैं। अब आपको देहरादून का टपकेश्वर महादेव मंदिर की तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। बहुत मशहूर मंदिर है, पर्यटक बड़ी तादाद में यहाँ पर आते हैं। यहाँ की तस्वीरें दिखाएं तो बादल फटने के बाद सैलाब में पूरा मंदिर ही डूबा हुआ नजर आ रहा है। आधे से ज्यादा मंदिर का हिस्सा डूब गया। सुबह 5 बजे से नदी में तेज बहाव शुरू हो गया था, पूरा मंदिर परिसर जलमग्न हो गया। ऐसी स्थिति बहुत लंबे समय से नहीं आई थी, लेकिन देखिए सीढ़ियों पर से पानी बहता हुआ दिख रहा है, कई जगह को नुकसान पहुंचा। और देहरादून से आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश जाने वाला जो नेशनल हाईवे 72 है, यहाँ पर नंदा की चौकी के पास मुख्य पुल टूट गया है, जिसकी वजह से आवाजाही पूरी तरह ठप है। संवाददाता अवनीश पाल की ग्राउंड जीरो से लेटेस्ट रिपोर्ट दिखाते हैं। प्रदेश भर में मौसम का अलर्ट था और कल देर रात जो मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया था, उसके बाद देहरादून के सहसदारा इलाके में काफ़ी इस बारिश ने तबाही मचाई है। बताया ये जा रहा है कि यहाँ पर बादल फटा था और बादल फटने के बाद यहाँ की जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा बुरी हो गई। हालांकि वहाँ पर भी मौके पर SDRF वो जो तमाम जो टीमें हैं वो वहाँ पहुँच चुकी हैं। और लेकिन इस वक्त ऐसे हालात पूरे शहर के हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं देहरादून के मसूरी विधानसभा क्षेत्र में, जो कि मसंदा वाला जगह पड़ती है। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये जो नदी है ये तमसा नदी है, जो टपकेश्वर महादेव मंदिर से आती है। टपकेश्वर में भी जो पानी का जो रूप था वो नदी ने अपना रौद्र रूप ले रखा था। बताया जा रहा है जो वहाँ काफ़ी ऊंची हनुमान जी की जो मूर्ति है वो तक उसमें डूब गई है। और यहाँ पर भी जलस्तर काफ़ी ज़्यादा था, यहाँ पर काफ़ी असर इसका देखने को मिला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पर खड़े हैं, इनसे बात करेंगे कि किस तरीके के हालात हैं। ये बताइए कि अभी किस तरीके की स्थिति है, रात को क्या हालात हैं? रात को तो बहुत बुरे हालात है, पूरी रात बारिश रही, काफ़ी तेज बारिश रही। और सुबह के टाइम पे हमने देखा तो ये नदी पूरी ऊपर तक आ रखी थी। क्या ऐसा ये जो नदी का जो जलस्तर है पिछले कितने सालों में आपने ऐसा देखा? ये 20 साल पहले था ऐसा, लेकिन कभी ऊपर नहीं आया पानी। गांव के करीब कभी भी इतना पानी नहीं आया, लेकिन आज जो हमने जो सुबह देखा है ये काफ़ी भयंकर स्थिति। गाँव वाले काफ़ी डरे हुए हैं। ये इधर सामने घर है, वो हमें लग रहा है कि घरों के अंदर पानी भी घुसा है और बहुत ज़्यादा घुसा है और सब लोग बहुत डरे हुए हैं। हम बस यही सरकार से करेंगे, सहायता दे दे हमें, और हमें और कुछ नहीं चाहिए। कुछ और लोग भी हैं मेरे साथ। जी ये बताइए कि जो ये नदी का जलस्तर बढ़ा है, बताया जा रहा है कुछ लोग यहाँ प्रभावित भी हुए हैं। लोग यहाँ से अपने इधर इस्तेमाल सामने वाले घरों से लोग घर छोड़ के भागे हैं अपने उधर से। और नीचे की तरफ इधर देखेंगे आप, इन सब के घरों में पानी घुसा हुआ है पूरा। क्या कुछ और बता रहे हैं कि कुछ लोग बहने की भी सूचना? हाँ, 4 लोगों का भी लापता है, उनका कोई अभी पता नहीं चला है। तो लोगों को आपने सुना, लोग खौफजदा हैं। देहरादून में खराब मौसम बना हुआ है लगातार, स्कूल बंद कर दिए गए हैं। बड़ी खबर है, 1 से 12वीं तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे। मौसम के रेड अलर्ट के चलते डीएम ने आदेश दे दिया है। कई इलाकों में बरसात के चलते जलभराव और आपदा जैसे हालात भी हैं। जमीन में पूरा कटाव हो चुका है। देखिए जगह जगह कुछ ऐसा ही सूरत हाल देखने को मिल रहा है। नदी का उफान कई जगहों पर ज्यादा है। सहस्त्रधारा में बादल फटा और उसके बाद एक एक करके जो तस्वीरें आ रही बहुत विचलित कर देती हैं। तस्वीरें, भयानक तस्वीरें सामने आ रही। और सहस्त्रधारा में आई तबाही की तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। बीती रात बादल फटने की घटना हुई है। जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं सैलाब की तस्वीर है और बेहद डरावनी तस्वीर है। देखिए यहाँ पे सारे दुकान यहाँ पर मौजूद है और यहीं से ही बीचों बीच पानी की ये नदी बह रही है। नदी नाले उफान पर हैं। एक हिस्से में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, उसके बाद अमूमन पूरे देहरादून का यही हालात देखने को मिल रहे हैं। और दूसरी तस्वीर बाढ़ के बाद सड़क पर जमा हुए मलबे की है। एक कार भी इस नाले में गिरी हुई दिखाई देगी आपको। अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सैलाब की रफ्तार कितनी ज़्यादा तेज़ रही है। इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। और ये सड़क के बीचों बीच सैलाब बह रहा है। कई लोग फंस गए, कई कारें फंस गई। ये देखिए कारें जो खड़ी हुई थी सैलाब के बीचों बीच कैसे फंस गई हैं, कुछ कारें पलट गई हैं।
और ये तस्वीर देखिए आपके सामने, कैसे पहाड़ से निकलकर गलियों से होते हुए बाढ़ का पानी शहरी इलाकों में घुस चुका है। कई घर, दुकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। ये इलाका देखिए कैसे पूरी सड़क ही खत्म हो गई, पानी के साथ सड़क भी बहती चली जा रही है। इस इलाके में देखिए कैसे एक पूरी कार पलट गई है, कई कारों को नुकसान पहुंचा है, क्षतिग्रस्त हुई हैं, जहां तहां फंस गई। कई वीडियोस एक साथ सामने आए हैं। उत्तराखंड में एक बार फिर से तबाही की बारिश सामने आई है। और अब जो तस्वीर हम आपको चौथी तस्वीर दिखा रहे हैं, आधी रात में सहस्त्रधारा में बादल फटा था और उस वक्त स्थिति क्या थी ये देखिए। इतनी तेज बारिश के बाद जगह जगह सैलाब आ गया। लोग अपने घरों में थे, लेकिन जो निचले इलाकों में थे उनको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। आप देख रहे हैं ये घर है, कई मकान यहाँ पर मौजूद हैं, रिजॉर्ट हैं और बीचों बीच नदी बह रही है। तो सहस्त्रधारा से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, भयानक तस्वीरें सामने आई हैं। एक बार फिर से मॉनसून डरा रहा है और सितंबर जाते जाते मॉनसून डरा रहा है। सितंबर का आधा हिस्सा बीत गया है लेकिन मॉनसून खत्म नहीं हो रहा। एक बार फिर से बादल फटने के भयानक तस्वीरें सामने आई हैं। जो पांचवी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ये देखिए, बादल फाड़ तबाही किसे कहते हैं ये तस्वीरें बता रही हैं। ये सबूत है आपके सामने। हाईवे पर जो पुल था वो पूरी तरह से बह गया, हाईवे की सड़क इस तरह से कट गई, सड़कों का संपर्क टूट गया है, सड़क पूरी तरह से पानी में डूब चुकी है। आधे से ज्यादा हिस्सा सड़क का पानी में कट चुका है। देहरादून से हिमाचल जाने वाला रास्ता बंद हो गया। और एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह को ईडी का समन गया है। बैटिंग ऐप केस में ईडी ने समन भेजा है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम लगातार छानबीन कर रही है। 23 सितंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है युवराज सिंह को। क्रिकेटर युवराज सिंह को ईडी ने समन भेजा है। बैटिंग ऐप मामले में अब युवराज सिंह से भी पूछताछ होगी। इससे पहले शिखर धवन से पूछताछ हो चुकी है, सुरेश रायना से पूछताछ हो चुकी है, अब युवराज सिंह से पूछताछ होगी। पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह को समन गया है ईडी का और तारीख बताई गई है 23 सितंबर को पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय ने बुलाया है। इस बैटिंग एक्ट पे मामले में लगातार ईडी छानबीन कर रही, कई जगह रेड हो चुकी है। और इस बीच बैटिंग ऐप केस में सोनू सूद को भी समन भेजा गया है। जितेंद्र शर्मा और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, दो नाम सामने आए हैं, एक पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह का और एक्टर सोनू सूद का भी। जी बिल्कुल, देखिए 1x बैटिंग ऐप को लेकर अब लगातार ईडी अपनी तफ्तीश का दायरा बढ़ा रही है। इस केस में आज बाकायदा ईडी की तरफ से उर्वशी रौतेला और इसके अलावा अंकुश हजारा जो कि बंगाली एक्टर हैं उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया था। हालांकि उर्वशी रौतेला भी नहीं पहुंची है, लेकिन उसके तुरंत बाद ही 22 सितंबर को रॉबिन उथप्पा जो कि भारतीय क्रिकेटर रहे हैं, इसके अलावा युवराज सिंह को 23 को और 24 सितंबर को सोनू सूद जो कि बॉलीवुड एक्टर हैं, इन तीनों को पूछताछ के लिए लगातार 3 दिन तक बुलाया गया है। तो कहा जा सकता है कि 1x बैटिंग ऐप को लेकर जिसमें करोड़ों की पीएमएल यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के बारे में पता चला, उसको लेकर अब ईडी अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है। लगातार इन लोगों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं क्योंकि ये तमाम क्रिकेटर्स, ये एक्टर्स इस ऐप का प्रमोशन करने में लगे हुए थे। और ये जो बैटिंग ऐप है इसको भारत सरकार की तरफ से बाकायदा बैन कर दिया गया था। बावजूद इसके नाम बदल कर ये ऐप लगातार चल रही थी। करोड़ों रुपए इस ऐप के जरिए एक जगह से दूसरी जगह दूसरे अकाउंटों में भेजे जा रहे थे। जी जितेंद्र, लेकिन ये बताइए कि क्या मामला क्या है, युवराज सिंह से जुड़ा हुआ और सोनू सूद से जुड़ा हुआ है,
इस बैटिंग ऐप में क्या ये प्रमोशनल मामला है जिससे पूछताछ करना चाहती है ईडी की टीम, या मार्केटिंग से, या जो लॉन्डर हुआ है अवैध तौर पर पैसा जिसे मनी लॉन्ड्रिंग कहा जा रहा है, क्या उस सिलसिले में पूछताछ करना चाहती है? पूछताछ का दायरा क्या रहेगा? जी बिल्कुल, देखिए ईडी दरअसल जानना चाहती है कि जो जितने क्रिकेटर्स हैं, जो बॉलीवुड से हैं, जो लगातार इस बैटिंग ऐप का प्रमोशन कर रहे थे, इनको पैसा किस रूप में मिला? क्या ये आय से अर्जित, यानी कि जो अपराध से अर्जित आय थी, ये उसका हिस्सा तो नहीं था? यानी कि इस बैटिंग ऐप से जो पैसा कमाया गया, जो आपराधिक आय थी, उसका हिस्सा तो इन्हें नहीं मिला था। तो ये वो तमाम चीजें हैं जो ईडी इनसे जानने की कोशिश कर रही है। साथ ही इनसे ये भी पूछा जा रहा है कि आखिरकार किस रूप में इन्होंने पैसा लिया था, क्या इनको पैसा ऑनलाइन भेजा गया था, कैश में लिया था, किस तरीके से इन्होंने पैसा लिया, किसने इन्हें अप्रोच किया इस बैटिंग ऐप को प्रमोट करने के लिए। तो ये वो तमाम चीजें हैं जो अब इनसे पूछताछ के दौरान जानने की कोशिश ईडी की टीम के द्वारा की जा रही है। खास बात यह है कि तफ्तीश के दौरान ईडी को ये भी पता चला, जो ये 1x बैटिंग ऐप है, ये दरअसल जो पैसा रिसीव कर रही थी वो अलग अलग अकाउंट, यानी कि अलग अलग नाम से कर रही थी, जिसके जरिए पैसे को लॉन्डर किया जा रहा था, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा रहा था, और जो ब्लैक मनी थी उसको वाइट करने की भी इसमें कोशिश की गई। तो तमाम तरीके के जो आरोप हैं वो यहाँ पर लगे, और उसके बाद ईडी ने अपनी तफ्तीश को शुरू किया था। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका जितेंद्र जानकारी देने के लिए। तो 23 को युवराज सिंह को और 24 को सोनू सूद को पेश होना होगा ईडी के सामने। समन जारी किया गया है। इस ऐप सिलसिले में, बैटिंग ऐप सिलसिले में पूछताछ की जानी है। और आइए अब आगे बढ़ते हैं। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने बधाई संदेश में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने वैश्विक मंच पर अपनी पहचान को और सशक्त बनाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का हरियाणा के प्रति हमेशा से विशेष स्नेह रहा है। हम सब के लिए बड़ी खुशी का अवसर है कि 17 सितंबर को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 75वां जन्मदिन है। इस शुभ अवसर पर मैं अपनी ओर से तथा प्रदेशवासियों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। यह गौरवपूर्ण अवसर मोदी जी के दीर्घ जीवन और अद्वितीय नेतृत्व का उत्सव है। भारत के विकास, आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिष्ठा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले अनेक योगदान का अभिनंदन भी है। उनका जीवन साधारण पारिवारिक पृष्ठभूमि से निकलकर असाधारण नेतृत्व तक पहुंचाने की प्रेरक यात्रा है। उन्होंने अपनी दूरदृष्टि, अटूट संकल्प, कठिन परिश्रम और राष्ट्र के प्रति समर्पण से यह सिद्ध किया है कि नेतृत्व केवल पद से नहीं बल्कि सेवा, त्याग और ईमानदार प्रयासों से स्थापित होता है। उन्होंने संपूर्ण राष्ट्र को आत्मनिर्भरता, नवाचार, पारदर्शिता और समावेशी विकास का मार्ग दिखाया है। उनके नेतृत्व में भारत ने वैश्विक मंच पर अपनी पहचान को और सशक्त बनाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का हरियाणा के प्रति हमेशा से ही विशेष स्नेह रहा है। उनके कुशल मार्गदर्शन में हरियाणा ने आर्थिक क्षेत्र में प्रगति की है, साथ ही सामाजिक समरसता और नवाचार के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने समय समय पर हमें अनेक बड़ी सौगातें दी हैं। इनमें वेस्टर्न डेडिकेट फ्रंट कॉरिडोर, रेल कोच रिपेयर फैक्ट्री, बल्लभगढ़ मुसेजर मेट्रो लिंक, रोहतक में देश का पहला एलिवेटेड रेलवे ट्रैक और रेवाड़ी में एम्स जैसी परियोजनाएं शामिल हैं। इनसे हरियाणा के विकास को एक नई गति मिली है। उनके विचार, उनकी प्रेरणा और उनके प्रयास हमें नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर करते रहेंगे। हमें उनके स्वस्थ, दीर्घ और प्रेरणादायी जीवन की कामना करते हैं। उनके कुशल नेतृत्व में भारत का भविष्य उज्जवल है। अंत में मैं एक बार फिर माननीय प्रधानमंत्री जी को उनके जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उनको स्वस्थ रखे, दीर्घायु प्रदान करे और राष्ट्र की सेवा में उनके संकल्प को और सशक्त बनाए। तो आपने नायब सिंह सैनी को सुना। उन्होंने बधाई दी है प्रधानमंत्री के जन्मदिन को लेकर और साथ ही कहा कि हरियाणा से विशेष लगाव रहा है पीएम मोदी का और पिछले 11 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि विविधता और सामाजिक एकता के बड़े संरक्षक के तौर पर हुई है। प्रधानमंत्री मोदी भारत के बहुलवादी ताने बाने में समन्वय के पैरोकार हैं। वो सभी धर्मों और समुदाय के लिए एक समान सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक उत्थान चाहते हैं। पिछले 1 दशक में प्रधानमंत्री मोदी ने इसके लिए बड़ी पहल भी की है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं।
मैं शुक्रगुजार हूँ कि नरेंद्र मोदी जैसा नेता हमको मिला। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश आगे बढ़ रहा है, हम सबको भी ये चाहिए कि उन्होंने जो कहा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, उसी को लेकर हमें उन्हीं के पैगाम, उन्हीं के संदेश को लेकर पूरे हम सबको आगे बढ़ना होगा। ये तस्वीरें उस समय की है जब पिछले साल देश के अनेक धर्मों और अल्पसंख्यक समुदायों के धर्मगुरु संसद पहुंचे थे और वहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। इस डेलीगेशन में शामिल सभी धर्मों के धर्मगुरुओं ने एक सुर में पीएम मोदी की धार्मिक नीतियों और देश के लिए उनके प्रयासों की तारीफ की थी। इसके साथ ही सभी धार्मिक नेताओं ने भरोसा भी जताया था कि पीएम मोदी की लीडरशिप में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। I see 4 great quality in our honorable prime ministers। एक तो विजन है, हार्ड वर्किंग है, ऑनेस्ट है और स्पिरिचुअल है। तमाम देशवासियों को एक साथ, 140 करोड़ देशवासियों को एक साथ लेके चलने की जो बात है, पूरी दुनिया हमारे भारत देश की तरफ देख रही है। ऐसी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के साथ हम जहां भी जाए, जिस सिमत भी जाए, हमारे देश की कामयाबी, तरक्की का हिस्सा बने, ये दुआएं हैं अजमेर दरगाह शरीफ से। एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा में गहरा भरोसा रखने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा विविधता में एकता के पैरोकार रहे हैं। अपनी इसी सोच को लेकर वो सभी धर्मों और सभी समुदायों के लिए विकास का सपना बुनते रहे हैं और उनके लिए कारगर नीतियां भी बनाते रहे हैं। पीएम मोदी मुस्लिमों, ईसाइयों, सिख, बौद्ध और जैन धर्म के लोगों के साथ साथ दाऊदी बोहरा समुदाय और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के लिए हमेशा विकास और सांस्कृतिक उत्थान के लिए पहल करते रहे हैं। इसी साल अप्रैल में दाऊदी बोहरा समुदाय के प्रतिनिधि मंडल ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर उनके कई फैसलों को सराहा था और उनका आभार भी जताया था। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।